Hello everyone. So today we will learn the fifth chapter of Geography, Ages, the Age of Vedas. All of you must have heard of the Vedas. आप सब ने वेदास के बारे में सुना ही होगा कि वो 3000 साल पहले लिखे गए थे. The Vedas are one of the oldest literary source available. मतलब उस पहले उन सब में बहुत सारे थे, जैसे भगवान हो गए, बहुत कुछ थी कहानियाँ, पर वेदास जो थे वो वन ऑफ द अर्लीस्ट यानी सबसे पहले थे और अवेलेबल टू अस. वो सबसे पहले थे. द पीरियड ड्यूरिंग द विच दे वर रिटन इज नोन एज द एज ऑफ वेदास. जिस टाइम वो लिखे गए थे उस एज को एज ऑफ वेदास कहा जाता था. तो आज हम एज ऑफ वेदास के बारे में पढ़ने जाएंगे, इसलिए इस चैप्टर का नाम एज ऑफ वेदास है. तो उसमें क्या होता था, तो पहले आया वेदास. द वर्ड वेदा मीन नॉलेज. देयर वर 4 वेदास. मतलब वर्ड भी वेदा होता था ना, वेदा नहीं बोलते उसको, मैंने भी वेदा बोल दिया, उसको वेद बोलते हैं. वेद का मतलब होता है नॉलेज यानी ज्ञान. ज्ञान होता है, ये तो आप सबने सुना होगा, ज्ञान कुछ लर्नेबल नॉलेज, जीके नॉलेज. सो वैसे देयर आर 4 वेदास. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा. कितने वेदास होते हैं ये लर्न कर लो, ये ज़रूर आएगा. 4 वेदा होते हैं. ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा और अथर्ववेदा. अब दूसरा, दे कंटेन हाइम्स इन प्रेयर्स ऑफ वेरियस गॉड एंड गॉडेसेस. उनके अंदर हाइम्स होती है. जब वो प्रेयर करते हैं तो उसमें हाइम्स होती हैं डिफरेंट गॉड और गॉडेसेस की. दीज hymns were recited and passed from one generation to the next until many centuries later. मतलब these hymns were recited, इनको बोल के है ना पास करा एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, और फिर उनको फाइनली एक लिखा गया था, फाइनली उनको लिख लिया गया. सिंस द वेदा आर मेन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. उस टाइम पे जो वेदास थे वो इन्फॉर्मेशन का मेन सोर्स थे, मतलब उनसे ही सारी पढ़ाई होती थी उस टाइम की. द पीरियड फ्रॉम 1500 टू 600 BC इज कॉल्ड द वैदिक एज. तो जब 1500 और से लेकर 600 तक जो BC थी, BCE यानी जो थी, इज कॉल्ड द वैदिक एज. उसको वैदिक एज कहा गया था. जो पीरियड उनके बीच का था उसको वैदिक एज कहा गया. द ऋग वेदा ओल्डेस्ट वेदा था. अब कौन सा ओल्डेस्ट वेदा था आपसे पूछे तो इसको मार्क कर लिया है मैंने, तो आप भी मार्क कर लो कि द ऋग वेदा था वो कौन सा था, सबसे पुराना वेदा था, वेद था. इट वॉज कंपोज्ड अबाउट 3500 ईयर्स अगो. मतलब वो 3500 साल पहले कंपोज किया गया था. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 10 मंडलास और बुक्स. मतलब मंडलास आप उसको बुक ही कह लो, जैसे हमारी बुक होती है तो उनकी मंडलास, उसको मंडलास बोलते हैं हिंदी में. दे कंटेन, कितने हाइम्स होते थे उसमें 1028 हाइम्स होते थे. These hymns are in the prayers of different god. मतलब इन हाइम को अलग अलग, जैसे हमने शुरुआत में पढ़ा था कि they contain hymns in prayers of various god and goddesses. तो यहाँ अब उन गॉड और गॉडेसेस की नाम बता दिए कि जैसे कि such as God Indra, god of rain, storm and war. God of rain, storm एंड वॉर. वो 3 के थे. जैसे आपने लिटिल कृष्णा मूवी तो देखी ही होगी, तो उसमें बताया था कि वो इंद्र भगवान को बारिश के लिए पूछते थे, है ना.
तो उससे हमें ये तो पता चल गया कि वो बारिश के थे। अब यहाँ एक और चीज़ बता दी कि वो स्टॉर्म और वॉर के भी भगवान थे, यानी तूफान और लड़ाई। अग्नि, द फायर गॉड। अब सिंपल सी बात है, अग्नि किसका पर्यायवाची है? आपको समझ जाना चाहिए था कि अग्नि आग का पर्यायवाची होगा, तो उससे पता चल रहा है कि वो फायर गॉड है। अब दूसरा वरुण। वरुण द स्काई गॉड एंड अदर, बहुत सारे थे, मैनी अदर, बहुत सारे थे। द हाइम्स वर कंपोज इन वैदिक संस्कृत, उनको वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था। प्राइस रिसाइटेड दीज हाइम्स एंड स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज देम। मतलब जब इनको वैदिक संस्कृत में कंपोज किया गया था, प्राइस रिसाइटेड यानी बोला, दीज हाइम्स एंड स्टूडेंट्स वर एक्सपेक्टेड टू मेमोराइज देम, मतलब उनको वो प्राइस ने उनको सबको, हाइम्स को और एंड स्टूडेंट्स को बोला गया था। उनके जो स्टूडेंट्स होते थे, जो पढ़ने आते थे, मतलब वहाँ तो छोटी सी पाठशाला होती थी ना, तो वहाँ जो पढ़ने आते थे, जितने भी बच्चे आते थे, उनको प्राइस होते थे ना, वो उनको बोल के, जैसे हम 2 की टेबल याद करते हैं, जैसे 202, वैसे ही इनको हाइम्स को याद रखने को बोला जाता था। अब आर्कियोलॉजिकल सोर्सेस, आर्कियोलॉजिकल रिमेन ऑफ this period have also been unearthed exhibition at Hastina and Arthikera। रुको, आप देख रहे हैं आप सबको क्या लिखा है? हस्तिनापुर एंड अर्थजिखेरा have yield a type of pottery। उनको ऐसी यील्ड थी उनकी जिसमें पॉटरी बन सकती थी उसकी, बहुत सारी, जिसकी खुद की मिट्टी की। और उनकी जो एग्जिबिटेड हस्तिनापुर और अर्थजिखेरा, जो उनको जब एक्सकवेटेड किया, उनको छानबीन करी उन दोनों में उनकी, तो उनको पॉटरीज मिली है ना, हैव यील्ड टाइप्स ऑफ पॉटरी, अलग अलग तरह की पॉटरी मिली। और उनको बोला था, इज नोन एज पेंटेड ग्रेवेयर एंड अदर टाइप ऑफ पॉटरी वाज कॉल्ड ब्लैक एंड ग्रेवेयर। मतलब पेंट ग्रेवेयर, पेंट यानी उसको पेंट करा था ग्रे के फॉर्म में, ग्रे कलर से। एंड द टाइप ऑफ पॉटरी वाज द ब्लैक एंड ग्रेवेयर, मतलब उसको ब्लैक और रेड कलर से पेंट करा था। और इन सब को हैज़ ऑल्सो बीन फाउंड फ्रॉम मेनी प्लेसेस इन गंगा। आपको गंगा वैली, उनको गंगा वैली से भी बहुत सारी मिली थी। दीज 2 टाइप्स ऑफ पॉटरी टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल हु कंपोज द वेदास। दीज पीपल आर जनरली रेफर्ड टू एज द आर्यंस। आर्यन नाम तो सुना ही होगा थोड़ी सी मस्ती कि उनको बोला गया, दीज 2 टाइप्स ऑफ पॉटरी टेल अस अबाउट द लाइफ ऑफ द पीपल। मतलब जो ये पॉटरीज थी वो लाइफ की बताती थी, वो ऐसी शेप्स में पेंट करती थी कि वो बताती थी लाइफ ऑफ द पीपल हु कंपोज द वेदास। पीपल की, वेदास की जो लाइफ थी ना, जिनने पीपल को कंपोज वेदास, उनकी लाइफ के बारे में बताता था। दीज पीपल आर जनरली रेफर टू एज आर्यन, उनको आर्यन कहा गया था। अब डेली लाइफ्स, पीपल वर डिवाइडेड इनटू न्यूमरस ट्राइब्स जनास। जो पीपल थे उनको डिवाइड किया न्यूमरस, मतलब नंबर्स, बहुत अनलिमिटेड ट्राइब्स में उनको डिवाइड करा गया, और उनको जनास बोलते थे, जनास। ईच ट्राइब सेटल इन द पर्टिकुलर एरिया विच कंसिस्टेड ऑफ मेनी विलेजेस। मतलब उस पर्टिकुलर एरिया है ना, ईच ट्राइब सेटल, मतलब वहाँ के जो लोग थे वो हर एक पर्टिकुलर एरिया में सेटल्ड हुए थे, जिसमें बहुत सारे विलेजेस थे। ईच ट्राइब हैड अ किंग, राजन और अ चीफ।
उसको राजन या चीफ कह सकते हो, किंग और अ चीफ। किंग को उस टाइम पे राजन कहा जाता था, इसी ब्रैकेट में लिखा ना। हु वॉज सेलेक्टेड फॉर हिज ब्रेवरी, जैसे पहले के मतलब पहले के लोग होते थे ना, मतलब एज ऑफ वेदा के बाद वाले लोग वो अपने बेटे को मनाते थे ना, राजा है तो उसका बेटा ही राजा बनेगा, पर उस टाइम वैसा नहीं होता था। एज ऑफ वेदास में उसकी है ना बहुत सारे लोगों को बुलाते थे और उनकी ब्रेवरी के हिसाब से उनको राजा बनाया जाता था। These kings were not like the kings of later time. इनको अलग तरह के किंग नहीं बताएगी, इसमें बता ही दिया कि पहले जैसे राजा अपने बेटे को राजा बनाते थे वैसे नहीं था, उनकी ब्रेवरी के हिसाब से उनको सेलेक्ट किया जाता था। They did not have huge places और large army, मतलब उनके पास कोई ऐसे जैसे मैंने बताया अभी जैसे वेदा, वैसे ही एज ऑफ वेदा के बाद जो पहले बाद में होने लगा ना, तो जिसके बारे में हम सुनते हैं, वैसे जैसे उनके पास ऐसी बड़ी सारी आर्मी या फिर ना पैलेसेस, बड़े बड़े पैलेसेस नहीं होते थे, उनके पास नॉर्मल पैलेसेस होते थे। जैसे देयर कंट्रोल वॉज ऑफ लिमिटेड टू अ स्मॉल एरिया, एक लिमिटेड था, एक लिमिट होता है, जैसे खाने का भी लिमिट होता है, ऐसे लिमिटेड एरिया था। देयर वर 2 assemblies, द सभा एंड समिति। और कितनी असेंबलीज होती थी? सभा एंड समिति। The Sabha was an assembly of probably the elder and important people. The Samiti was a general assembly, probably a gathering or a members of every family of the Jana. अब हमने यहाँ पढ़ा था people, वो उनको डिवाइड करा था, उनको जनास बोलते थे। और यहाँ के there were 2 assemblies. द सभा वॉज असेंबली प्रॉबली अंडर, मतलब जो बड़े बड़े लोग होते हैं, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स और अलग अलग लोग होते हैं बड़े बड़े, उनकी मीटिंग होती है, तो उस टाइम ऐसी मीटिंग्स को सभा कहा जाता था। और जो समिति होती थी वो जनरल असेंबली होती थी। जैसे अभी हमारे मेयर के साथ हम बात करने गए, हम सारे जने चले गए, बड़े बड़े हम सारे जने चले गए, तो उस सारे जने गए ना, और जो इश्यू पे एक टॉपिक पे बात करी, तो उससे समिति कहा जाता है। पीपल अटेंड दीज असेंबली एंड डिस्कस इशू, उनको इशू डिस्कस किए जाते थे। अब क्या आपके फादर के साथ कभी आप समिति मीटिंग में गए हो? अगर अभी भी होती है तो गए होंगे, या फिर अभी तो मुझे नहीं लगता होती है, क्योंकि मैं तो नहीं गई कभी। और आप गए हो तो बताना। और वहाँ पर what are the issues that being discussed? इमेजिन करो आप अपने पापा के साथ कहीं गए हो, समिति में गए हो तो यस, वरना नो। और अगर गए हो तो what are the issue that being discussed? जब आप गए थे तो वहाँ पर क्या इश्यूज और डिस्कस किए जा रहे थे? हाँ, तो कैटल एंड हॉर्सेस वर वेरी इंपॉर्टेंट टू द पीपल। अब जो कैटल और हॉर्सेस थे ना, वो पीपल को बहुत इम्पॉर्टेंट थे। वी नो दिस फ्रॉम ऋग्वेद, विच कंटेन्स मेनी हाइम्स आस्किंग गॉड टू ब्लेस द पीपल विद कैटल। जैसे हम भगवान को प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें ये देना, भगवान हमें वो देना, तो वैसे वहाँ पर हाइम्स में ऐसी मंत्र बोले जाते थे जिससे भगवान उनको है ना खूब सारे घोड़े और है ना घोड़े दिए जाए उनको। और कैटल्स में आ गए, कैटल्स समझ नहीं आता तो कैटल्स में आ गए काऊ, गोट, शीप, ऐसे बहुत सारे होते थे। तो कैटल पीपल ब्लेस करते थे, आस्किंग गॉड टू ब्लेस देम पीपल विद कैटल एंड हॉर्सेस। तो हमने समझ लिया। ईच हाउस होल्ड हैड नंबर ऑफ काउज डेयरी प्रोडक्ट्स, मतलब हर ईच हाउस होल्ड हैड नंबर ऑफ काउज, मतलब ईच घर के समान में
हाउस होल्ड में काउज होती थी, मतलब काउज के सामान यूज़ किए जाते थे. डेयरी प्रोडक्ट्स सच इज बटर घी वर पॉपुलर. मतलब आप सोचो कि उस वेदास के टाइम से बटर अब घी चलते आ रहा है, तो वहाँ पर इन्वेंशन हो गया था बटर घी का. वर पॉपुलर, उस टाइम पॉपुलर थे बहुत. सूरा वॉज अ टाइप ऑफ लिक्विड विच वॉज ड्रंक ऑन अ फेस्टिवल ओकेजन. मतलब सूरा एक लिक्विड था जिसको है ना पिया जाता था एक फेस्टिवल ओकेजन पे. यहाँ वो नहीं लिखा कि वो कैसे बनाते थे, पर मैंने मेरी मैम से पूछा था तो उन्होंने बताया कि है ना सूरा जो था ना वो बनता था एक घी से बनता था. घी में कुछ मसाले मिक्स करते थे तो उससे बनता था. अब दूसरा, अनदर पॉपुलर ड्रिंक वॉज सूमा which was prepared from milk and the juice of rare plants that grew on mountains. People drank it during special religious ceremonies. मतलब जब सोमा दूसरा पॉपुलर ड्रिंक था जिसको मिल्क और जूस ऑफ रेयर प्लांट्स, अलग अलग जैसे प्लांट्स उगते हैं ना पहाड़ों पे, तो बहुत सारे प्लांट्स को जो पहाड़ों पे उगते थे ग्रू पीपल ड्रैंक ड्यूरिंग दैम. इस सूरा तो था उसको फेस्टिवल ओकेजन पे पिया जाता था और इसको रिलीजियस ओकेजन पे पिया जाता था. अब वाई वर काउज कंसिडर इम्पॉर्टेंट, अगर आपको वो नहीं पता तो मैं बता देती हूँ काउज क्यों इम्पॉर्टेंट थी. कि हमने अभी पढ़ा कि उनसे डेयरी प्रोडक्ट जैसे बटर घी एंड मिल्क, अब काऊ मिल्क देती है उसी से हमारा बटर घी कर्ड छाछ लस्सी ये सब बनता है ना. तो काऊ कितनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि हमको इतने सारे वो डेयरी प्रोडक्ट्स मिलती है और उनसे वो सूरा और वो सोमा, हम रोटी पे घी लगाते हैं ना तो बहुत काम आता है ये काउच, इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट थी. हॉर्सेस वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर यूज्ड टू चैरिट्स दैट वर यूज्ड इन बैटल्स. मतलब वो एक घोड़ा गाड़ी नहीं होती क्या और बैलगाड़ी, वैसे ही हॉर्सेस वर इम्पॉर्टेंट बिकॉज दे वर यूज इन द बैटल्स. मतलब उनको उससे लगा के उन पे उसको कूड़ा मारते ना वैसे मार के और बैटल्स में उनको यूज़ करा जाता था. मोस्ट बैटल्स वर फोर्ट फॉर कैटल्स. मतलब बहुत सारी बैटल्स होती थी वो है ना जानवरों के लिए और है ना ज़मीन के लिए लड़ते थे लोग, उसके लिए बहुत सारी लड़ाइयाँ उसके लिए होती थी. तो पीपल परफॉर्मिंग सेक्रीफाइसेस एंड मेड ऑफरिंग टू डिफरेंट गॉड. मतलब पीपल परफॉर्म सेक्रीफाइस, वो अलग अलग तरह के है ना, जैसे अभी यहाँ पर वो है ना यहाँ हमने पढ़ा था कि लोग पहले है ना भगवान से मांगते हैं कि भगवान उनको खूब सारे कैटल्स और वो सब दे है ना. अब यहाँ लिखा है कि वो अलग अलग चीज़ें परफॉर्म करते थे ताकि है ना अलग अलग रिचुअल्स, जैसे भगवान को है ना खाना परोसते थे. भगवान की मूर्ति को चढ़ाने नहीं जाते थे गणेश जी जयंती को, पर वो सारा खाना गरीबों में बांट दिया जाता है. तो पर भगवान थोड़ी खाते हैं, पर वो फिर भी है ना द प्राइस्ट हु परफॉर्म दीज रिचुअल्स एंड सेक्रीफाइसेस वर गिवन cows and horses gold and clothes as a gift है ना. सॉरी मतलब जो प्राइस होते थे ना अपने स्टूडेंट के साथ जैसे मिलके करते थे ना तो सिर्फ प्राइस को ही मिलता था, उनके स्टूडेंट्स को नहीं मिलता था. कि है ना उनको काउज हॉर्सेस और गोल्ड यानी सोना और कपड़े के साथ गिफ्ट किया जाता था, उनको गिफ्ट करते थे ये सारी चीज़ें. द किंग परफॉर्म सेक्रीफाइसेस इन विच the common people also participated. In course of time, rituals became so important that every important event was preceded by an elaborate ritual. अब क्या भूल गए सब मुझे पता है नहीं भूले. द किंग परफॉर्म सेक्रीफाइसेस, मतलब जो जैसे प्राइस परफॉर्म करते थे ना तो उन किंग भी करता था है ना. विच कॉमन पीपल ऑल्सो पार्टिसिपेट, जिसमें कॉमन पीपल भी करते थे पार्टिसिपेट. इन कोर्स ऑफ टाइम रिचुअल बिकेम सो इम्पॉर्टेंट,
मतलब टाइम के चलते 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 वो रिचुअल्स इतने इम्पॉर्टेंट हो गए दैट वर एवर इम्पॉर्टेंट इवेंट फॉर पीरियड्स एंड एलिमेंट्री रिचुअल्स। वो इतनी इम्पॉर्टेंट हो गई कि हर इंसान को मनाना ही पड़ता था, चाहे से उसका मूड ख़राब हो या अच्छा, उसको वो मनाने ही पड़ेंगे। अब ऑक्यूपेशंस, अब आते हैं। पहले तो हमने पढ़ लिया कि वेदास क्या होते हैं, वो सबसे कौन सा था, फिर आर्चियोलॉजिकल सोर्स पढ़ लिया, डेली लाइफ पढ़ लिया। अब वो डेली काम में क्या करते थे, डेली लाइफ पढ़ लिया। अब आता है ऑक्यूपेशन, वो काम क्या करते थे। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग वर द मेन ऑक्यूपेशन। एग्रीकल्चर एंड कैटल रियरिंग मतलब अपने जानवरों को बेचना, उनसे पैसे कमाना और बैटल्स के लिए उनको तैयार करना। जैसे हमने अभी पढ़ा था, उनको बैटल्स के लिए तैयार करा जाता था और उनका दूध निकाल के उनका अलग अलग बनाना, वैसे। और एग्रीकल्चर यानी खेती बाड़ी, वैसे काम उनका मेन ऑक्यूपेशन था, मेन काम हुआ करता था उस टाइम पे। अदर कॉमन ऑक्यूपेशन वर charity making, pottery making, weaving, jewelry making, metal work, carpentry, tanning and fishing। उस टाइम पे जो मेन ऑक्यूपेशन और कॉमन ऑक्यूपेशन थे